स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग उपसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसमें हमारी पहली हेडिंग ही आती है कि उपसंयोजन यौगिक क्या है, जिसको कई और नामों से भी जाना जाता है। इसको उपसंयोजन यौगिक, जटिल यौगिक, संकर यौगिक और संकुल यौगिक आदि नामों से भी जानते हैं। ये होता क्या है, तो सबसे पहले उपसंयोजन यौगिक को ही समझ लेते हैं। इसमें होता ये है कि हमारा एक धातु का परमाणु होगा, जैसे मान लेते हैं वो धातु का परमाणु क्रोमियम है। अब यह जो क्रोमियम है वो या तो किसी परमाणु से या परमाणु का समूह होगा, जिसको अणु भी कह सकते हैं। इससे ये उपसहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इधर आ जाएगा OH, उससे भी जुड़ सकता है। यहाँ मान लेते हैं Br आ जाएगा, उससे भी जुड़ेगा। लेकिन जिससे भी जुड़ेगा उपसहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ेगा, इसीलिए तो इन्हें उपसहसंयोजन यौगिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बीच में आपको धातु का परमाणु दिखाई दे रहा है, इसको हम केंद्रीय धातु का परमाणु कहते हैं, या आयन भी बोलते हैं। केंद्रीय धातु आयन तब बोलेंगे जब इस पर कोई आवेश आएगा। और जिन परमाणु या परमाणुओं के समूहों ने इन्हें जो घेरा हुआ है, इनको हम लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक की परिभाषा पूछे तो आप ये बताइएगा कि ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु का परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिनको लिगैंड कहते हैं, उनसे उपसहसंयोजी बंध द्वारा अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, इसको हम उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो इस डिफिनीशन में भी देखिए लिखा हुआ है कि उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन अस्थायी रूप से कुछ निश्चित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह, जिनको हम लिगैंड कहते हैं, उसके द्वारा उपसहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। अब यहाँ एक शब्द और भी कहा हुआ है कि ये योगात्मक या आणविक यौगिक होते हैं। योगात्मक यौगिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक लेंगे, जैसे हमने ले लिया है KAgCN का होल ट्वाइस, तो ये बना कैसे होगा? वास्तव में ये दो यौगिकों पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के योग से बनता है। योग से कैसे? आप पोटेशियम साइनाइड का विलयन लीजिए, सिल्वर साइनाइड का विलयन लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, और मिलाने के बाद जब आप इसको गर्म करेंगे तो इनकी जो वाष्प बनेगी उसको ठंडा कर दीजिए। वाष्प को ठंडा करने पर ही KAgCN का होल ट्वाइस बनेगा। इसीलिए इनको हम योगात्मक यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये दो यौगिकों को आपस में मिलाने से बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर संकर यौगिकों की या उपसहसंयोजी यौगिक की पहचान सबसे आसान होती है कि इनके सूत्र में आपको बड़ा ब्रैकेट जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें लिखी हैं वो बड़े ब्रैकेट में जरूर लिखी हुई मिलेंगी। ये इनकी पहचान होती है। अब उपसहसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी आती हैं। जैसे इसमें सबसे पहली शब्दावली है कि केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन क्या है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में जो कुछ परमाणु होते हैं या परमाणु के समूह होते हैं, चाहे वो परमाणु होगा या परमाणु का समूह, जिसको हम लिगैंड कहते हैं, वो किसी न किसी धातु के साथ उपसहसंयोजी बंध बना करके ही जुड़ेगा। और इसी धातु, परमाणु या आयन को केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और ये पता कैसे चलेगा? आपको अगर किसी भी यौगिक का सूत्र लिख के दिया जाएगा, जैसे मान लो कि आपको हमने एक यौगिक का सूत्र लिख के दिया है K4FeCN का होल 6, और मैंने कहा कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानिए, तो याद रखिएगा ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी धातु दिखाई देगा, जैसे यहाँ हमको Fe दिखाई दे रहा है, यही हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु है, और जो बाकी चीज़ें बच गई हैं ये हमारा लिगैंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ केंद्रीय धातु के परमाणु में उसी चीज़ को बताया है कि किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में कुछ निश्चित परमाणु या जो परमाणुओं के समूह होते हैं, जिनको हम लिगैंड कहते हैं, उनसे एक धातु का परमाणु अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। इसी धातु के परमाणु या आयन को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन कहते हैं। आयन तब बोलिएगा जब उस धातु पर कोई आवेश आ जाएगा। अगर आवेश नहीं है तो हम उसको परमाणु ही बोलेंगे। जैसे NiCO का होल 4 में आप देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर हमको एक धातु निकिल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमारा निकिल ही केंद्रीय धातु का क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। अब आता है लिगैंड क्या है। तो अभी तो आपको बताया कि किसी भी संकर यौगिक में जो हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु होता है वो किससे घिरा होता है? ये घिरा होता है परमाणु या परमाणुओं के समूह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकिल है, निकिल किससे घिरा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब यहाँ मान लेते हैं कि निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ा है 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, ये कहलाता है हमारा लिगैंड। तो डिफिनीशन में भी देखिए वही बताया है कि उपसहसंयोजक यौगिक में
उपस्थित वह परमाणु या आयन वह परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक आबंध बनाता है लिगैंड कहलाता है। जैसे NiCO का होल 4 में हमारा CO क्या है, लिगैंड है। और वैसे भी याद रखिएगा बड़े ब्रैकेट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है केंद्रीय धातु का परमाणु और उसके बाद बड़े ब्रैकेट में जो भी चीज़ बच जाएगी वही हमारी क्या कहलाती है, लिगैंड कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है उपसहसंयोजक क्षेत्र या उपसहसंयोजक मंडल या उपसहसंयोजक परिसर किसको कहते हैं। तो देखिए आप अगर किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक का सूत्र लिखें, जैसे हमने यहाँ लिख दिया K4FeCN का होल 6। अब इसमें जो ये बड़ा ब्रैकेट है यानी बड़ा कोष्टक है, इस बड़े ब्रैकेट में अंदर जो भी चीज़ें हैं कौन कौन है, ये हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु है और ये कौन है, लिगैंड। तो केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन और लिगैंड मिलकर जितना भी हिस्सा बना लेंगे वह हमारा कहलाता है उपसहसंयोजक क्षेत्र और इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ ही हमारा उपसहसंयोजक क्षेत्र है। तो डिफिनीशन में भी इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उपसहसंयोजन यौगिक में जो हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन होता है और लिगैंड द्वारा निर्मित भाग को ही हम उपसहसंयोजक क्षेत्र कहते हैं और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे इस यौगिक में अगर आप देखें तो K4FeCN6 में बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है FeCN का होल 6, यही हमारा उपसहसंयोजक क्षेत्र या उपसहसंयोजन मंडल है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, वो देता है सह आयन किसको होता है। तो देखिए आपके उपसहसंयोजक क्षेत्र के बाहर जो भी आयन होगा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया K4FeCN का होल 6, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया वह तो हमारा उपसहसंयोजक क्षेत्र है, इसके बाहर ये जो आपको K दिखाई दे रहा है ना, यही आपका सहायन है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि उपसहसंयोजक यौगिक में उपसहसंयोजक क्षेत्र से बाहर स्थित आयन को ही हम क्या कहते हैं, सहायन कहते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में देखिए तो बड़े ब्रैकेट के बाहर कौन है, K है, तो यहाँ हमारा सहायन K+ होगा। दूसरे वाले में देखिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, बाहर कौन है, SO4 पे 2 माइनस होता है, तो हमारा यहाँ सहायन कौन हो जाएगा, SO4 "। अब जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा है शब्दावली में यानी टर्म्स में, उसको एक बार रिवाइज भी करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक यौगिक दे दिया K4FeCN6, तो देखिए यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ धातु है ये कहलाएगा हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु और बड़े ब्रैकेट में केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ के जो भी चीज़ें बच गई वो हमारी सबकी सब क्या कहलाती हैं, लिगैंड कहलाएंगी। और ये दोनों मिलकर जितना हिस्सा बनाएंगे वह हमारा कहलाएगा उपसहसंयोजक क्षेत्र और उपसहसंयोजक क्षेत्र के बाहर जो भी आयन होगा वो हमारा कहलाएगा सह आयन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है संकर आयन या संकुल आयन क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका उपसहसंयोजक क्षेत्र है, ये उपसहसंयोजक क्षेत्र पर अगर कोई आवेश आ जाए, चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, तो इसी क्षेत्र को अब हम संकर आयन के नाम से बोलते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे लिख दें Fe और उसके बाद यहाँ लिख दें CN का होल 6, अब इस पर मान लो हमने लगा दिया 4 माइनस, तो चूंकि इस पर आवेश आ गया है तो हम बोलेंगे यहाँ डिफिनीशन में कि वैद्युत रूप से आवेशित ऐसा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड से मिलकर बनता है वही हमारा संकर आयन या संकुल आयन कहलाता है। तो बिल्कुल परिभाषा में भी उसी चीज़ को बताया गया है। देखिए वैद्युत रूप से आवेशित वह आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के संयोग करने से बनता है वह संकर आयन कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हर एक पर कोई ना कोई आवेश है। अब आता है कि संकर आयन या जटिल आयन कितने प्रकार के होंगे। तो देखिए आयन पर आवेश दो ही प्रकार के आ सकते हैं, या तो धनावेश या तो ऋणावेश। तो देखिए यहाँ पे संकर आयन को हमने दो कैटेगरी में बांटा। पहला है धनावेशी संकर आयन। धनावेशी संकर आयन का मतलब होता है ऐसा संकर आयन जिस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर धनावेश 2+ है, 3+ है, तो ये धनावेशी संकर आयन है। और ऋणावेशी संकर आयन में माइनस आवेश आता है, जैसे यहाँ देखिए 4 माइनस है, यहाँ 3 माइनस है। तो इस तरीके से धनावेशित और ऋणावेशित संकर आयन की पहचान हो जाती है। आते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो दिया उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। अब ये क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई धातु है यम, हमने यहाँ एक धातु लिया है, कौन, यम लिया है। अब यम से जुड़ने के लिए मान लेते हैं लिगैंड आए हैं, लिगैंड को हम यल से लिख दे रहे हैं। अब मान लेते हैं यहाँ इस मेटल से 4 लिगैंड ने उपसहसंयोजक आबंध बनाए हैं। ठीक है, अगर 4 उपसहसंयोजक बंध बने हैं तो इस धातु की उपसहसंयोजक संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनीशन में भी देखिए कि किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन लिगैंड के साथ जितने उपसहसंयोजी बंध बनाएगा वही उस धातु की या आयन की समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे NiCO का होल 4 में देखिए निकिल कितने CO के साथ जुड़ा है, 4 CO के साथ, यानी 4 उपसहसंयोजी बंध बनेंगे, तो यहाँ निकिल की समन्वय संख्या 4 है। दूसरे वाले में इस Fe को देखिए तो Fe से CN जुड़ा है
कितनी बार जुड़ा है? 6 बार। एक CN एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है, 6 CN है यानी कुल 6 उपसहसंयोजी बंध बनेंगे, तो यहाँ Fe की समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। वो देता है उपसहसंयोजन बहुभुज या उपसहसंयोजन बहुलक। ये क्या होता है? तो देखिए, होता ये है कि जब हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक लेते हैं, तो उसमें हमारे मेटल के साथ, यहाँ मेटल को मैं एम से लिख रहा हूँ, मेटल के साथ जो लिगेंड होते हैं, या तो लिगेंड 4 होंगे, या तो लिगेंड 5 होंगे, या तो लिगेंड 6 होंगे। तो होता क्या है कि वो मेटल जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के चारों ओर जो द्विक स्थान यानी खाली जगह होती है उसमें अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। मान लेते हैं इस मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हैं और ये चारों लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको रूप कैसा मिला? वर्गाकार मिला। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर वर्गाकार रूप मिला है, यानी कोई ना कोई रूप मिला है, यही हमारा बहुभुज कहलाता है। कभी कभी मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड जुड़े होंगे तो वो चतुष्फलक का भी रूप ले सकते हैं, जैसे मेटल बीच में है और लिगेंड अगर इस प्रकार से जुड़े हैं तो इसको हम चतुष्फलक का रूप कहते हैं। ये जो चतुष्फलक बन गया है तो यह भी हमारा उपसहसंयोजन बहुभुज है। तो बहुभुज का साफ मतलब यह है कि मेटल के चारों ओर जो लिगेंड हैं जब खाली स्थान में यानी द्विक स्थान में व्यवस्थित होते हैं तो हमको जो भी संरचना मिलेगी वह कहलाएगी उपसहसंयोजन बहुभुज। डिफिनीशन में भी उसी चीज़ को बताया गया है कि किसी भी संकुल यौगिक में जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उससे जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी द्विक स्थान में व्यवस्था यानी खाली स्थान में व्यवस्था को ही हम उपसहसंयोजन बहुलक कहते हैं। अब यह चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, वर्ग समतली यानी स्क्वायर प्लेनर भी होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और अष्टफलकी यानी ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। अब ये सारे चित्र आपके सामने हैं, यहाँ पे देखिए ये आपकी आकृति चतुष्फलकी है जिसमें मेटल बीच में और लिगेंड देखिए किनारे किनारे हैं। कई बार मेटल के साथ 4 लिगेंड वर्गाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं तो ये वर्ग समतली कहलाता है। कई बार मेटल बीच में होगा और ये देखिए 5 लिगेंड ऐसे आएंगे तो उसमें से देखिए 3 लिगेंड त्रिभुज बना लिए हैं तो ये त्रिकोणी हो जाएगा। और जो लंबवत होते हैं उनके लिए पिरामिडी शब्द यूज होता है, 2 बार लंबवत हैं तो ये द्विपिरामिडी हो गया। अगले में अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे वाले में यहाँ पर देखिए मेटल के साथ, ये मेटल है, इसके साथ देखिए 4 लिगेंड तो वर्ग का रूप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या? वर्गाकार। और यहाँ पर एक लिगेंड लंबवत है तो पिरामिडी कहलाएगा, तो देखिए ये वर्ग पिरामिडी कहलाता है। और यह जो रूप है यहाँ देखिए ये वर्ग बना है और यहाँ पर 2 लंबवत यानी 2 पिरामिडी है तो ये वर्गाकार द्विपिरामिडी कहलाता है, लेकिन इसका सबसे मॉडर्न नेम अष्टफलकी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। वो देता है होमोलेप्टिक संकर यौगिक और हेट्रोलेप्टिक संकर यौगिक क्या है? तो देखिए इसका सबसे आसान पहचान इसके एग्जांपल से देखिए। यहाँ देखिए केंद्रीय धातु का परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा है, केवल CO ही है। तो अगर किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा है तो इसको हम होमोलेप्टिक कहते हैं। यहाँ देखिए अगले एग्जाम्पल में हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु Fe है और वो केवल CN से जुड़ा है, किसी और लिगेंड से नहीं जुड़ा है। अगले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु मरकरी है और वो केवल आयोडीन से जुड़ा है। तो अगर हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ता है तो वो होमोलेप्टिक होता है। और अगर हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु या आयन एक या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़ गया, एक से अधिक प्रकार का लिगेंड यूज़ हो गया तो वो हेट्रोलेप्टिक होता है। यहाँ एग्जांपल में देखिए हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु CO है और वो NH3 से भी जुड़ा है और Cl से भी जुड़ा है, यानी यहाँ 2 प्रकार के लिगेंड यूज़ हुए हैं, NH3 भी और Cl भी, तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है हेट्रोलेप्टिक का। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। दिया लिगेंड का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है? तो देखिए लिगेंड का वर्गीकरण हम 2 आधार पे करेंगे। पहला आधार तो होता है उसके आवेश का आधार। अब ये आवेश का आधार क्या है, हम ये देखते हैं लिगेंड पर आवेश कैसा होता है। तो आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। अगर उदासीन लिगेंड होगा तो उस पर कोई आवेश नहीं आएगा, जैसे H2O है, NH3 है, CO है, NO है, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये उदासीन लिगेंड है। धनावेशित लिगेंड बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड है जिन पर धनावेश आता है। देखिए डिफिनीशन में भी कहा है वे लिगेंड जिन पर विद्युत धनावेश होता है, जैसे नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन है, हाइड्रोजीनियम आयन है, तो ये सब हमारे धनावेशित लिगेंड है। इसके सिवाय ऋणावेशित लिगेंड भी होते हैं। ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिन पर ऋणावेश होता है, जैसे Cl-, Br-, I- या जितने भी ऋणायन आप जानते होंगे वो सब हमारे ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। दूसरा आता है दंतता के आधार पे। तो याद रखिएगा दंतता यानी डेंटिसिटी के आधार पे अगर लिगेंड को वर्गीकृत करना है तो यह लिगेंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। अब आइए दंतता समझते हैं क्या है। दंतता को समझने से पहले आप ये जान जाइए कि यहाँ पर दाता परमाणु क्या होते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि कोई परमाणु यहाँ पर है A, ध्यान दीजिए, या मान लेते हैं हमारे पास कोई दाता परमाणु कोई धातु है यम है।
अब इस मेटल से जुड़ने के लिए कोई लिगैंड आएगा, तो उस लिगैंड के पास मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ये एक जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जोड़ा यह लिगैंड उठा करके मेटल को देगा, यानी वो मेटल से कहेगा तुम मेरे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लो। देखिए उसने इलेक्ट्रॉन मेटल की ओर दे दिया है, और जैसे ही मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा वैसे ही मेटल और लिगैंड के बीच में उपसहसंयोजी बंध बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने के लिए लिगैंड के पास जो परमाणु होता है उसको दाता परमाणु कहते हैं। अब लिगैंड के पास कितने दाता परमाणु हैं, इस आधार पे हम लिगैंड को वर्गीकृत करेंगे। एक कंडीशन याद रखिएगा, किसी भी लिगैंड के पास जितने दाता परमाणु होंगे वह इलेक्ट्रॉन का इतना जोड़ा ही दे पाएगा। मतलब अगर एक परमाणु उसके पास है, उसके पास भले ही इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े हैं, लेकिन वो एक ही जोड़ा यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को दे सकता है। दूसरा पेयर देने के लिए एक और दाता परमाणु की जरूरत पड़ेगी। तो कितने दाता परमाणु हैं, कितना इलेक्ट्रॉन का युग्म या पेयर दिया जाएगा और कितने बंध बनेंगे, यही कहलाती है दंतता। जैसे यहाँ पर देखिए, दंतता के आधार पे लिगैंड को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। जैसे हम मोनोडेंटेड लिगैंड है, या एक दंती लिगैंड है, या एक दंतुर लिगैंड है। अब नाम ही में देखिए एक है, यानी ऐसा लिगैंड होगा जिसके पास दाता परमाणु कितना होगा, एक होगा। और अगर आपके पास एक दाता परमाणु है तो आप मेटल के साथ केवल एक ही उपसहसंयोजी बंध बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया है कि वे लिगैंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है और जो मेटल के साथ केवल एक उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, एक दंती लिगैंड कहलाते हैं। जैसे ये सारे हमारे लिगैंड एक दंती होते हैं। अब यहाँ नाम से देखिए डाइडेंटेड लिगैंड या द्विदंती लिगैंड, नाम ही है द्वि, द्वि मतलब दो, इंग्लिश के वर्ड से भी जान सकते हैं बाई, बाई मतलब दो। यानी ऐसे लिगैंड जिनके पास दाता परमाणुओं की संख्या दो होती है, और अगर इनके पास दो दाता परमाणु हैं तो वो केंद्रीय धातु परमाणु से दो उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए ऑक्जिलेट है C2O4 डबल माइनस, या ग्लाइसिनेट है, और यहाँ पर एथिलीन डाइमीन है। ये तीनों द्विदंती लिगैंड है, क्योंकि इनमें दाता परमाणु कौन है। दाता परमाणु पहचानना बहुत आसान होता है, जिन पर या तो आवेश हो या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पे माइनस आवेश है, तो ये दो दाता परमाणु इसमें हो गए। यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन पे माइनस है, तो एक दाता परमाणु ये है, और दूसरा दाता परमाणु नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास हमको इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिखाई दे रहा है। तीसरे वाले में देखिए एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, तो कुल दो दाता परमाणु इसके पास भी हैं, तो ये द्विदंती लिगैंड होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ये मेटल से यानी केंद्रीय धातु के परमाणु से जुड़ेंगे, तो केंद्रीय धातु के परमाणु से जब ये जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्जिलेट है, यहाँ देखिए हमने ऑक्जिलेट को मेटल से जुड़ता हुआ दिखाया है। जब ये मेटल से जुड़ेंगे तो इन पर जो माइनस आवेश है या इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि वो मेटल के पास चला जाएगा। तो जोड़ते समय देखिए इन दोनों ऑक्सीजन पर कोई आवेश नहीं रखेंगे हम। ऐसे ही ग्लाइसिनेट में देखिए ऊपर वाले ऑक्सीजन पे माइनस है, लेकिन जब ये मेटल से जुड़ गया तो इसका आवेश देखिए गायब हो गया है। और NH2 जब जुड़ेगा तो इसके पास देखिए जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था वो भी देखिए यहाँ पर गायब है। और ऐसे ही हम एथिलीन डाइमीन को जोड़ेंगे तो दोनों नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो मेटल के पास चला जाएगा, तो इनके पास अब आप कोई पेयर प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब आते हैं, अगला देता है ट्राइडेंटेड लिगैंड या त्रिदंती लिगैंड किसको कहते हैं। तो नाम से देखिए त्रि मतलब तीन, यानी ऐसे लिगैंड जिनके पास कितने दाता परमाणु होंगे, तीन दाता परमाणु होंगे। इसका मतलब वो केंद्रीय धातु परमाणु से तीन उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को बताया है कि वे लिगैंड जिनके पास तीन दाता परमाणु होते हैं और जो केंद्रीय धातु परमाणु से तीन उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं वो त्रिदंती लिगैंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा डाईएथिल ट्राइमीन है। अब डाईएथिल ट्राइमीन में अगर मान लेते हैं मेटल बीच में आएगा तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा देके एक उपसहसंयोजी बंध बना लेगा, ये भी नाइट्रोजन एक बंध बना लेगा उपसहसंयोजी, और ये भी नाइट्रोजन एक उपसहसंयोजी बंध बना लेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने चित्र में इस चीज़ को दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं टेट्राडेंटेड लिगैंड। नाम से देखिए टेट्रा मतलब चार होता है, यानी ऐसे लिगैंड जिनके पास दाता परमाणु कितने होते हैं, चार होते हैं। इसका मतलब वो मेटल के साथ चार उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वे लिगैंड जिनके पास चार दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु से चार उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं चतुर्दंती लिगैंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिया है ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, जिसका ये स्ट्रक्चर है। अब आप बताइए कि अगर यहाँ पर मेटल बीच में आ जाएगा तो ये नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दे देगा तो एक बंध ये बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा तो एक बंध ये बनाएगा, ये भी एक बंध बनाएगा और ये भी एक बंध बनाएगा। तो इस लिगैंड में चार दाता परमाणु हैं और ये चार उपसहसंयोजी बंध बना सकता है, तो ये टेट्राडेंटेड लिगैंड कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगले टॉपिक पे, पेंटाडेंटेड लिगैंड या पंचदंती लिगैंड या पंचदंतुर लिगैंड किसको कहते हैं। तो देखिए डिफिनीशन वही है कि ऐसे लिगैंड जिनके पास पांच दाता परमाणु होंगे और जो केंद्रीय धातु परमाणु से
5 उपसंहरणिक आबंध बना सकते हैं वो पंचदंती लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका जो है वो आप याद मत करिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे बनता है। फिलहाल अभी के लिए देख लीजिए, EDTA पे 3 माइनस है तो ये इसका पूरा नाम एथिलीन डाइमीन ट्राईएसीटेटाइन होता है। ये पंचदंती लिगेंड है। पहले मैं इसमें आपको 5 दाता परमाणु बता दूँ। ये देखिए 2 नाइट्रोजन हो गए जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और बाकी 3 ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ये 3 दाता परमाणु यहाँ हो गए, यानी कुल 5 दाता परमाणु हो गए, तो ये पेंटाडेंटेट है। हेक्साडेंटेट में आपके पास दाता परमाणु 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेक्साडेंटेट में 6 दाता परमाणु होंगे, यानी ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 उपसंहरणिक बंध बनाएंगे। और यहाँ पर EDTA पर पिछली बार 3 माइनस है, यहाँ 4 माइनस है, इसका नाम एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन होता है। अब ये बना कैसे, इसको आप याद मत कीजिएगा। पंचदंती और षष्ठदंती लिगेंड यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ये सूत्र कहाँ से आए हैं, उसको मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। देखिए इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कि हमारे पास एक द्विदंती लिगेंड होता है एथिलीन डाइमीन, जिसका मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। आप ऊपर जाके देख सकते हैं बनाए हुए हैं। ये है एथिलीन और यहाँ पर डाइमीन का मतलब है यहाँ पर 2 बार NH2 होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर NH2 है, ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लगे होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है। तो आप देखिए अभी यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं, दोनों ही दाता परमाणु हैं, तो ये अभी डाइडेंटेट यानी द्विदंती लिगेंड है। अब मैं करूँगा क्या, इसमें एसीटेट जोड़ूंगा। एसीटेट क्या होता है, एसीटेट आयन सब जानते हैं CH3COO पे माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं CH3COO माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर है। जब मैं CH3COO को जोड़ने लाऊंगा तो जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने के लिए मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हट गए तो फ़ायदा क्या होगा, इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा, तब यह कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ेगा। अब इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इसके हाइड्रोजन को हम हटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया। अब ये हाइड्रोजन जैसे ही आप हटाएंगे वैसे ही इस पूरे एसीटेट आयन को आप ला करके यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा CH2COO माइनस। और आप देखिए अभी दाता परमाणु 3 हो गए, एक दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु और ये जो O माइनस आपने लगाया है ये तीसरा दाता परमाणु। अब ये त्रिदंती लिगेंड हुआ। अब चतुर्दंती बनाना है, तो चतुर्दंती बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और एक एसीटेट आयन ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जैसे हम यहाँ एसीटेट आयन जोड़ेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया क्या, ये चतुर्दंती लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया। अब पंचदंती लिगेंड का एग्जाम्पल बनाना है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन को हटाते हैं। चलिए मान लेते हैं हम इन दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। सपोज करिए हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद यहाँ पर हमने एक और एसीटेट आयन यानी CH2COO माइनस लगा दिया। तो अब ये पंचदंती कैसे हो गया, आइए देख लेते हैं। ये देखिए 2 नाइट्रोजन, 2 दाता परमाणु यहाँ है, एक ऑक्सीजन, देखिए ये वाला ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ऑक्सीजन ये वाला। देखिए तीनों के पास माइनस हैं, तो इसका मतलब ये भी दाता परमाणु हो गए। तो कुल दाता परमाणु की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब अगर मान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, देखो इसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं EDTA पर 3 माइनस। क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ E शब्द आया है, E फॉर एथिलीन, देखिए ये एथिलीन था। D फॉर डाइमीन, देखिए डाइमीन था, NH2 था ना पहले, ये तो डाइमीन है। T मतलब यहाँ ट्राई है, ट्राई मतलब 3। देखिए एसीटेट यहाँ कितनी बार आप लाए हैं, देखिए एसीटेट एक बार लाए हैं, ये एसीटेट आप दूसरी बार लाए हैं और ये एसीटेट आप तीसरी बार लाए हैं। तो ये हो गया हमारा एथिलीन डाइमीन ट्राई। A फॉर एसीटेट है और ये 3 माइनस कहाँ से आया है, ये 3 माइनस यही है, देखिए एक माइनस ये, एक माइनस ये और एक माइनस ये, ठीक है। ये EDTA पे 3 माइनस है और ये पंचदंती लिगेंड है। अगर आपको इसको षष्ठदंती लिगेंड बनाना है तो आपको ये जो अंतिम वाला हाइड्रोजन है ये भी आप हटा दीजिए और इस हाइड्रोजन को हटाने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए CH2COO माइनस। अब आप देखिए यहाँ पर दाता परमाणु कुल कितने हो गए, आप देखिए दाता परमाणु यहाँ 1 2 3 और 4 5 और ये छठा भी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये हो जाएगा EDTA पर 4 माइनस। अब यहाँ T को मैंने क्यों नहीं हटाया है, क्योंकि T फॉर ट्राई भी होता है और T फॉर टेट्रा भी होता है। तो देखिए एथिलीन है, डाइमीन है तो ED हो गया, T फॉर टेट्रा है, यहाँ देखिए एसीटेट आप 4 बार ला चुके हैं, तो
तो ये 4 हो गया। और 4 माइनस क्यों आया? देखिए जितने एसीटेट आएंगे हर एसीटेट के ऑक्सीजन पे एक माइनस होगा। तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को ज़रा देखिए, पेंटाडेंटेट में मैं एसीटेट को 3 बार लाया हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर मेरे दाता परमाणु कौन कौन हो गए? देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन ये दाता परमाणु हो गया, एक ऑक्सीजन ये दाता परमाणु हो गया, और एक ऑक्सीजन ये 3 दाता परमाणु यहाँ, और 2 दाता परमाणु नाइट्रोजन हो गए। तो ये पेंटाडेंटेट का एग्जाम्पल है। और षष्ठदंती बनाने के लिए ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा ना, इसकी जगह भी आपको एसीटेट ही जोड़ना है, जैसा कि अगले एग्जाम्पल में यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 दाता परमाणु यहाँ से, और यहाँ देखिए 4 बार एसीटेट लाए हैं। अब यहाँ इसके फार्मूले में 4 माइनस क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन पे एक माइनस है, तो यहाँ पर EDTA पर 4 माइनस होता है। ये षष्ठदंती लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब आते हैं कीलेटिंग लिगेंड या कीलेट क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास द्विदंती या बहुदंती लिगेंड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लिगेंड है, मान लेते हैं यहाँ मेटल के साथ कोई लिगेंड है, और यह लिगेंड 2 बंध अगर बना सकता है तो यानी वो मेटल को जकड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज़ को अगर पकड़ना है तो हमको कम से कम 2 उंगलियों की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं। तो ऐसे ही लिगेंड जो द्विदंती होते हैं या त्रिदंती होते हैं या चतुर्दंती होते हैं या पंचदंती या षष्ठदंती लिगेंड जो होते हैं, जब ये मेटल से जुड़ते हैं तो ये जुड़ते समय एक चक्रीय रूप बना लेते हैं। कैसे? आइए समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिया है एथिलीन डाइएमीन। क्या लिया है? एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन का सूत्र क्या होता है? CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ होता है NH2, यहाँ क्या होता है? NH2। अब मान लेते हैं यहाँ जुड़ने के लिए कोई मेटल आ गया। अगर मेटल जुड़ने के लिए आ गया तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी एक बंध बनाएगा और ये नाइट्रोजन भी एक बंध बनाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक चक्रीय रूप बन गया, और इसी चक्रीय रूप वाले कंपाउंड को हम कीलेट कहते हैं, और जो लिगेंड ऐसा कर पाते हैं वो कीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल पहले देखिए, फिर हम डिफिनीशन भी देखेंगे। यहाँ देखिए एथिलीन डाइएमीन में ये जो दोनों NH2 यानी दाता परमाणु थे, देखिए कॉपर के साथ जब जुड़े हैं तो यहाँ पर एक चक्रीय रूप बना है। ये देखिए चक्रीय रूप मतलब बंध संरचना बनी है। इसी बंध संरचना को हम कीलेट कहते हैं, और जो लिगेंड ऐसा कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीलेटिंग लिगेंड कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ डिफिनीशन में भी दिया कि जब द्विदंती लिगेंड की बात करेंगे या द्विदंती से ज़्यादा बहुदंती लिगेंड यानी त्रिदंती चतुर्दंती की बात करते हैं, तो ये एक ही धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। देखिए यहाँ 2 बंध ये बनाया था, और एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं। यही चक्रीय संरचना जो मैंने आपको बताया था। ऐसे लिगेंडों को कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं तथा ऐसे यौगिकों को कीलेट कहते हैं। जैसे कॉपर डबल प्लस को अगर हम एथिलीन डाइमीन के साथ करेंगे तो आपका बनेगा। अगर आप देखिए एथिलीन डाइमीन को अगर आप इधर लिख देंगे तो भी ये नाइट्रोजन, देखिए जब 2 नाइट्रोजन यहाँ जुड़ेंगे तो भी आपका देखिए यहाँ पर बंध संरचना बनेगा। तो यह जो यौगिक बना ये कीलेट कहलाएगा, और जो लिगेंड ऐसा काम करेंगे वो कीलेटिंग लिगेंड कहलाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मेटल को आप जितने उपसहसंयोजी बंध द्वारा पकड़ के रखेंगे, आपका उपसहसंयोजी यौगिक उतना ही अस्थायी होगा। तो सबसे ज़्यादा अस्थायी यौगिक वाले जो लिगेंड हैं वो षष्ठदंती होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट करके भी उस चीज़ को दिया गया है कि बहुदंती लिगेंड जितना अधिक उपसहसंयोजी बंध केंद्रीय परमाणु के साथ बनाएगा, वह संकर यौगिक उतना ही अस्थायी होता है। यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड जो 6 दाता परमाणु जिसके पास होते हैं और जो 6 उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, उसके संकर यौगिक सबसे अधिक क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि बोर्ड में कई बार दंती की जगह दंतुर शब्द का प्रयोग करता है या दंतुक शब्द का। जैसे आप एक दंती लिगेंड पढ़ के गए, बोर्ड में पूछ लेता है एक दंतुर लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं, तो आप इस चीज़ को भी मैनेज कर लेंगे। अब आता है उभयदंती लिगेंड। ये उभयदंती लिगेंड क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उभयदंती लिगेंड को आप यूँ समझें कि एक ऐसा लिगेंड है, मान लेते कोई लिगेंड है AB। अब इसमें 2 दाता परमाणु इसके पास है, A भी है B भी है, लेकिन मेटल के साथ जब जुड़ना होगा तो इन दोनों दाता परमाणु में से कोई एक ही दाता परमाणु मेटल के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। जैसे अगर मेटल के साथ A ने बंध बना लिया तो B यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा। तो चूंकि बंध एक ही बनता है तो ये एक दंती लिगेंड माने जाते हैं, लेकिन ये ऐसे एक दंती लिगेंड होते हैं जिनके पास दाता परमाणु एक से अधिक होते हैं। अब मान लेते हैं मेटल के साथ अगर B जुड़ना चाह रहा है तो B अगर बंध बना लेगा तो A कहेगा कि मैं यहाँ बंध नहीं बनाऊंगा, भले ही मैं दाता परमाणु हूँ। तो ऐसे सभी एक दंती लिगेंड जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं लेकिन ये केवल एक ही उपसहसंयोजी बंध बना सकते हैं, वो कहलाते हैं उभयदंती लिगेंड। एग्जाम्पल के लिए Cn माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आइए देखते हैं ये सब जुड़ेंगे कैसे। जैसे पहला एग्जाम्पल में बात करता हूँ Cn का। देखिए Cn में यहाँ मेटल के साथ देखिए इस मेटल से जुड़ने के लिए
यहाँ पर देखिए जब C जुड़ा मेटल से तो देखिए N ने कहा कि मैं बंध नहीं बनाऊंगा, और यहाँ देखिए मेटल के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ा तो कार्बन ने कहा मैं बंध नहीं बनाऊंगा। तो यानी यहाँ पर ये उभयदंती लिगेंड हैं जिनके पास दाता परमाणु एक से ज़्यादा तो हैं लेकिन बंध एक ही बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल था वो था NO2 माइनस। ये देखिए ये जो NO2 माइनस था, अब NO2 माइनस में ये देखिए ये आपका NO2 है। जब ये मेटल से जुड़ने के लिए देखिए नाइट्रोजन आया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये बंध नहीं बनाया है, और यहाँ देखिए मेटल के साथ जुड़ने जब ऑक्सीजन आया है तो नाइट्रोजन ने बंध नहीं बनाया मेटल से। तो यानी यहाँ पर ये भी उभयदंती लिगेंड है। अगला एग्जाम्पल था HCN जिसको हम थायोसाइनेटो कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCN में जब सल्फर ने बंध बनाया तो जो दूसरा दाता परमाणु नाइट्रोजन है उसने बंध नहीं बनाया, और जब नाइट्रोजन ने यहाँ पे बंध बनाया है तो सल्फर ने नहीं बनाया है। तो ये सभी आपके उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी शब्दावली आपको बताई गई है ये सब समझ में आ गया है। अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में जहां हम उपसहसंयोजी यौगिकों के IPSC नाम को समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।